Hey, students of class 10th. So in the last video, we were talking about we were comparing about the sectors of economy, that what are their contributions towards the nation's GDP. So we concluded that tertiary sector was contributing a lot, okay, as because it grew a lot previously, like in about the time of 1960s 70s. Primary was contributing at the highest level, then the shift came towards secondary, then it moved towards tertiary. Okay, so currently tertiary is contributing a lot to nation's development, okay, in terms of only GDP. Remember what happens when it comes to employment. If you are comparing what amount of employment or what a percentage of employment is provided by all the sectors, okay, so like I have here in page number 25, okay, page number 25, you can see while the video is running, you should take your books with yourself, okay, and here is that stats, okay. The graph 2 here, you can see graph 2, this one, take out this graph in your book. You can see here my survey is about 1973 and 2003, okay. The comparison is made between the year 1973 and 2003. In your books this comparison may differ, okay. So यहाँ पे दिया गया है in 1973 highest contribution towards GDP was done by primary, okay. Then secondary and tertiary, they were not that much grown, okay. But in 2003 the highest contribution towards GDP was given by whom? Tertiary. 1973 में प्राइमरी सबसे ज्यादा दे रहा था कंट्रीब्यूशन और 2003 में टर्शियरी देने लगा. अच्छी बात है. तो जीडीपी के तरफ अभी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन टर्शियरी का है. इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा देता होगा, शायद हमें लगता है ऐसा. लेकिन जब हम स्टैट्स चेक करते हैं, नीचे वाला, ऊपर वाला जीडीपी के लिए, नीचे वाला एम्प्लॉयमेंट के लिए, पहले 1973 में क्लियर अप्रोक्सीमेटली 40% कंट्रीब्यूशन जा रहा था जीडीपी के लिए, ओके, और 75% जा रहा था एम्प्लॉयमेंट के लिए. मतलब प्राइमरी सेक्टर उस समय उसका जीडीपी की ओर कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा था, प्लस एम्प्लॉयमेंट भी वो ज्यादा देता था. अच्छी बात है. 2003 में जब आए तो स्टार्ट्स बता रहा है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी की ओर टर्शियरी दे रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉयमेंट देने में अभी भी कौन बेहतर है? सबसे प्राइमरी. प्राइमरी इज एम्प्लॉइंग मोस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज स्टिल ना, अभी भी. मतलब टर्शियरी में काम बढ़ गया है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा वो. क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? हियर टर्शियरी सेक्टर हैज इंप्रूव्ड इट्स प्रोडक्शन, बट it is not employing the employees in similar ratio. जिस तरह काम बढ़ा है उस तरह एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है, why didn't a similar shift out of primary sector happen in the case of employment? क्वेश्चन है कि जिस तरह से जीडीपी को कंट्रीब्यूशन जा रहा है टर्शियरी से, उस तरह एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं जा रहा? और जिस तरह प्राइमरी में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन घट गया है, उस तरह एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं घटा? अभी भी वो बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है. क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल सा सवाल है. टर्शियरी में इतना ज्यादा जीडीपी आ रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दे रहा? उसका आंसर यहां पे दिया गया है कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स में उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अभी करंट जनरेशन में नहीं हो रहा. Clear? Currently, secondary and tertiary sectors, they are not recruiting employees. Why? सवाल उठता है. देखो कुछ और स्टैट्स भी है, पहले बता देता हूं तुमको. लाइक अगर हम लोग टर्शियरी सेक्टर में देखेंगे तो उनका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करीबन 8 गुना ज्यादा बढ़ा है. क्लियर?
जितना पहले था उससे 8 गुना 8 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कितना इंक्रीज हुआ? 2.5 टाइम्स। क्लियर? 2.5 टाइम्स सिर्फ उनका एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ। समझ में आया? टर्शरी का देखेंगे तो उनका प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज या उनका प्रोविडेंस ऑफ सर्विसेज वो बढ़ा है 11 बार, 11 टाइम्स इंप्रूव हुआ है उनका, 11 टाइम्स। लेकिन एम्प्लॉयमेंट कितना इंप्रूव हुआ है? ओनली अबाउट 3 टाइम्स, ओनली अबाउट 3 टाइम्स। ऐसा क्यों? सिंपल सा फंडा है, एग्जाम्पल देता हूं मैं तुमको। टर्शरी सेक्टर एसकेएस ट्यूटोरियल्स। क्लियर? अब यहां पे पहले थे 100 बच्चे, इस साल हो गए 130 बच्चे। हमारा इनकम बढ़ जाएगा, राइट? अबाउट 30,000 का हमारा इंक्रीज होगा, सैलरी हाइक होगा। मीन्स हमारा 30% का ग्रोथ हुआ है ना? 100 बच्चों का जो आता था फीस, अभी 130 का आएगा, मतलब 30 लोगों का ज्यादा, यानी 30% ज्यादा हमारा ग्रोथ हुआ है। लेकिन मैं कितना टीचर्स बढ़ाया? सिर्फ एक टीचर, सिर्फ एक टीचर। अभी 6 लोग हैं, मैं सिर्फ एक टीचर बढ़ाया एक्स्ट्रा। क्लियर? तो कितना परसेंट हुआ? 15% का। एम्प्लॉयमेंट मैं सिर्फ 15% बढ़ाया, जबकि मेरा अर्निंग 30% बढ़ा है। क्यों? सिंपल सी बात है, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स में ज्यादा फिजिकल लेबर नहीं चाहिए, मेंटल और स्किल लेबर चाहिए। जबकि एक आदमी 8-8, 10-10 लोगों का काम कर सकता है। लाइक टर्शियरी सेक्टर कंप्यूटर वर्क है, अगर मैं बोलूंगा 50 पेज लिखना है, 50 पेज, तो तुम पक्का 10 लोगों को बिठाओगे, 1 घंटे में खत्म करना है। अगर एक आदमी सोचो 1 घंटे में चलो 10 पेज लिखता है, तो तुम 5 लोगों को बिठाओगे, 5 लोगों को। क्लियर? अगर हमारे पास टेक्निक्स है, मॉडर्न टेक्निक लाइक जेरोक्स मशीन, हमको 50 कॉपी चाहिए तो जेरोक्स मशीन, हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, हमको लगा 10 मिनट, जेरोक्स कर देंगे, हमको लगा 10 मिनट। जो काम 1 घंटे में 5 लोग कर रहे थे नॉर्मल फिजिकल लेबर लेके, अभी उतने ही काम को एक इंसान करेगा 20 मिनट में, क्योंकि इसके पास टेक्निक्स है। यहां पे फिजिकल लेबर ज्यादा नहीं लग रहा, मेहनत नहीं लग रहा है, बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्निक्स द वर्क हैज बीन मोर easier. That's why there is no need to what enhance the employment here. यहां पे लोग बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे एक इंसान 3-3, 4-4, 5-5 लोगों का काम कर लेता है। That's why no need of extra employment. Clear? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन था कि जो आप जो टॉपिक दिया था वो समरी दे रहा हूं तुमको सिंपली, कि किस तरह से how it is possible that the tertiary sector has grown in GDP, but the growth is not similar in the employment sector. GDP में इसका अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के सेक्शन में बहुत कम ग्रोथ हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे फिजिकल लेबर ज्यादा नहीं लगता, यहां पे काम बढ़ा है अबाउट 11 टाइम्स, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है सिर्फ 3 बार, ओनली 3 टाइम्स। क्योंकि यहां पे टेक्निक का डेवलपमेंट है, लोग फिजिकल लेबर से ज्यादा मेंटल लेबर करते हैं। दैट्स व्हाई एम्प्लॉयमेंट वाज अनेबल टू एनहांस और इंप्रूव। क्लियर? ये समझ में आया? ओके। सो बेसिकली यहां पे तुम पढ़ोगे, एक और पैराग्राफ भी दिया गया है कि प्राइमरी सेक्टर अप्रोक्सीमेटली 25% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, एवरेज में बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी वो 50% का एम्प्लॉयमेंट लिए बैठा है। वही जो क्वेश्चन का आंसर दिया उससे जुड़ा हुआ ही है, लिखा गया, बस समझा रहा हूं। प्राइमरी अभी भी सिर्फ 25% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। क्लियर? बट एम्प्लॉयमेंट कितना दे रहा है? 50%। मतलब बाकी जो 50% एम्प्लॉयमेंट सेकेंडरी और टर्शरी में है ना, वो 50% मिलके 75% का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। क्लियर? इसका मतलब प्राइमरी सेक्टर अभी भी कुछ लैक कर रहा है। क्लियर? यहां पे होता क्या है प्राइमरी सेक्टर में? बेसिकली पीपल, क्योंकि देखो काम कम है और लोग ज्यादा हैं। क्लियर? हियर द वर्क इज लेस, काम कम है एंड लोग बहुत ज्यादा हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है? पीपल डू नॉट वर्क अप टू देयर ऑप्टिमम लेवल और ऑप्टिमम पोटेंशियल। जितना काम करना चाहिए उतना काम वो लोग नहीं करते। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूं, इन अ फील्ड
only 2 laborers are required. Okay, but the problem is some other peoples, they also, other people of village, they also have what unemployment issues. सोचो हम 10 लोग हैं, एक जगह काम मिला है जहाँ पे सिर्फ 5 लोग चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 5 लोग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गांव में और कुछ काम बचा नहीं करने को, तो तुम 5 लोग तो काम करने चले गए और बाकी जो 5 लोग हैं उनका क्या? वो लोग भी काम ढूंढेंगे, तो वो लोग भी वही काम करने जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा शायद। ओके, आई एम गिविंग यू बेटर एग्जांपल। सपोज मेरा फील्ड है, ओके, आई हैव एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफ 10 acres. ओके, आई एम्प्लॉयड 5% टू वर्क देयर, 5 लोगों को काम में लगा दिया। बाकी और 5 लोग आए, बोले सर हमारे पास काम नहीं, हमको काम दो। तो मैं बोला देखो काम करोगे तो देखो 5 लोग ऑलरेडी लगे हैं, तुम लगोगे तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा और तुम लोगों का लोड जो है वो कम हो जाएगा। और क्योंकि लोड जो है वो कम हो जाएगा तो तुम्हें मैं सैलरी भी कम दूंगा। अगर तुम 8 घंटे काम करने वाले तो 6 घंटा काम करना, 4 घंटा काम करना, क्योंकि तुम ज्यादा लोग हो तो काम जल्दी खत्म होगा, है कि नहीं? तो मैं उनको सैलरी भी कम दूंगा। मतलब वो लोग अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं और अपने लेवल से कम कमा रहे हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अंडर डेवलपमेंट। क्लियर? अंडर डेवलपमेंट। क्लियर? इज अ कंडीशन वेयर द पर्सन डजंट वर्क अप टू इट्स ऑप्टिमम पोटेंशियल। जितना काम करना चाहिए उसको, जितना काम वो कर पाएगा वो उसके लेवल से कम कर रहा है, इसको बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। हम इसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोल रहे अभी तक, ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट। मींस एम्प्लॉयमेंट जितना होना चाहिए काम उससे कम कर रहे हो, दैट्स अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओके, इस अंडर एम्प्लॉयमेंट को हम लोग डायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है? अंडर एम्प्लॉयमेंट को हम लोग डायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोल सकते, हम इसको बोल सकते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? नाउ व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? द वर्ड डिसगाइज्ड मींस छुपा हुआ, हिडन, सब दिखाई नहीं देता प्रॉपर्ली। तो जिस जगह में सोचो 5 लोग काम करना चाहिए, 10 लोग काम कर रहे हैं, यानी बाकी 5 लोगों का काम जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। सबको लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वो अपने पोटेंशियल तक काम कर रहे हैं? नो, नहीं कर रहे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? दे आर वर्किंग अंडर देयर पोटेंशियल्स, below their potentials. That's why they are called as what? Disguised unemployed or unemployment or unemployed. Clear? तो यहां पे मैं डिस्कस करूंगा 2 चीज, एक है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मींस वो सामने वाला काम कर ही नहीं रहा, हम देख रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहा, सो इट इज ओपन दैट ही इज अनएम्प्लॉयड। क्लियर? Open unemployment is a situation where a person is not working and it is visible. हमको दिखाई दे रहा है कि वो काम नहीं कर रहा। What is disguised unemployment? हमें लग रहा है कि वो काम कर रहा है लेकिन वो अपने लेवल से कम कर रहा है। That is एक तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है, एक खास तरह का अनएम्प्लॉयमेंट, इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हम डायरेक्टली अनएम्प्लॉयमेंट बोलना तो गलत होगा, इसीलिए हम उसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज, लग रहा है काम कर रहा है लेकिन एक्चुअली में नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? लोग हाँ वो काम तो कर रहा है लेकिन अपने लेवल से कम कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज क्लियरली विजिबल, हम देख पा गए हाँ नहीं कर रहा। डिसगाइज में हिडन है, डिसगाइज है। डिसगाइज का मतलब होता है बहरूपिया, जो अपना रूप छुपाता है, कुछ और दिखाता है। मीन्स मतलब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, होता कुछ और दिखता तो कुछ और है। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में वो कुछ भी पैसा नहीं कमाएगा, लेकिन डिसगाइज में वो थोड़ा बहुत तो कमा ही लेगा, मियर्स इनकम, छोटा सा मियर्स इनकम। ओके, और क्या पॉइंट आएगा? ओके, सो जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ दिखता है? मेनली इट इज विजिबल इन मेनली इंडस्ट्रीज। ओके, मेनली इंडस्ट्रीज लाइक इंडस्ट्री शट हो गया, बंद हो गया। ओके, तो वो काम नहीं कर रहे, इंडस्ट्री बंद हो गया, मतलब लेबर को निकाल दिए, वो टोटली अनएम्प्लॉयड है, वो दिख रहा है। क्लियर? लेकिन डिसगाइज में क्या होगा? प्रॉब्लम क्या है डिसगाइज में? एग्रीकल्चर में होता है, एग्रीकल्चर केस में बहुत ज्यादा होता है ये चीज। गांव में लोग ज्यादा हैं, काम कम है,
तो 10 की जगह 20 लोग लगा देते हैं, और ये बाकी जो 10 नेक्स्ट 10 तो काम कर लिए, बाकी 10 एक्स्ट्रा है ना, इनको बहुत कम इनकम देके, बहुत कम सैलरी देके काम पे रख लेते हैं। इशू यही है कि वो लोग अपने पोटेंशियल तक काम नहीं करते। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, डन। सो यहां पे एग्जांपल्स भी दिया गया है। ओके, यहां पे दिस इज सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट they are made to work below their potential or they work less than their potential। यहाँ पे दे दिया है पूरा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, बुक पे ओपन अनएम्प्लॉयड के बारे में यहाँ पूरा दे दिया है। क्लियर? समझ में आया? ओके, देखो शायद मेरा थोड़ा गला खराब है, वॉइस बैठा हुआ है, तो वॉइस शायद प्रॉब्लम हो रहा होगा पहुंचने में। तो अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगता है तुमको कि समझ नहीं आया, वॉइस थोड़ा नहीं दिया, तो तुम पूछते रहो, ठीक है? ओके, नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ टू क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। ओके, हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। सिंपल ट्रिक्स है। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है। ओके, और इसको दूर करने के लिए दो तरह के चीज काम आएंगे, एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव, दूसरा प्राइवेट इनिशिएटिव। ओके, ऐसा नहीं कि बस गवर्नमेंट ही काम करेगा, नो, प्राइवेट इनिशिएटिव भी होता है, लोग करते हैं। सिंपल सा चीज बना रहा हूं। देखो, सपोज एग्रीकल्चर को तुम्हें बढ़ाना है। ओके, यू नीड टू इम्प्रोवाइज एग्रीकल्चर। दैट मीन्स यू नीड टू इम्प्रूव द इक्विपमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, लाइक थ्रेशर, हार्वेस्टर, कंबाइन, सीड ड्रिल, हाँ, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड्स, या फर्टिलाइजर्स तुमको चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए। ये कहाँ बनता है? इंडस्ट्रीज में बनता है। सो प्राइमरी को ग्रो कराने के लिए तुम्हें इंडस्ट्रीज खोलना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज खोलोगे तो तुम लोगों को रखोगे ना काम पे। ऐसा नो, गवर्नमेंट, सपोज गवर्नमेंट इज स्टार्टिंग और इनिशिएटिंग दिस थिंग्स, गवर्नमेंट इज स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज। व्हेन गवर्नमेंट इज स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज, इट विल गिव यू एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? एक साथ एक इंडस्ट्री में हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स को काम मिल जाएगा। क्लियर? सो पहला इनिशिएटिव क्या है, हम गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट शुड स्टार्ट इंडस्ट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, सो दैट अ लॉट मोर पीपल विल बी व्हाट एम्प्लॉयड इन दैट सेक्टर। क्लियर? जो फार्मर 6 महीना फार्मिंग करता है, उन्हीं फार्मर्स को, क्योंकि उनको आइडिया है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के बारे में, उन्हीं फार्मर्स को, अगर मतलब सपोज जैसे कि एक फैमिली है, एक फार्मर का फैमिली है, सपोज 6 लोग हैं, लेकिन सिर्फ फील्ड में काम 3 लोगों का है। जो बाकी 3 लोग हैं, अगर उनको एजुकेशन देके, अगर उनको इंडस्ट्रीज में लगाया जाए ये एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, फायदा होगा। मतलब वही लोग जब मशीन्स बनाएंगे, दे विल नो बेटर, दे विल नो हाउ टू इम्प्रोवाइज थिंग्स। क्लियर? दूसरा चीज, जैसे कि सोचो तुमने इंडस्ट्रीज तो बना ली और काम तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा है, और उसके वजह से प्राइमरी सेक्टर का जो वैल्यू है वो बढ़ गया, प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया। प्रोडक्शन बढ़ गया मतलब वो सामान सरप्लस है, उसको मार्केट लेके जाना पड़ेगा बेचने के लिए, है ना? गांव से शहर जाएगा। क्लियर? गांव से शहर जाने के लिए रोड चाहिए, तो गवर्नमेंट रोड्स बनाएगा। जब रोड्स बनाएगा तो वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट देगा लोगों को, काम करो बोल के। रोड में कौन काम? लेबर काम करेगा। जो लोग गांव में, सोचो हमारे पास कोई गांव है, 5 किलोमीटर दूर एक गांव है, और वहां से जूनागढ़ तक सोचो लिंकअप करना है, तो ये जो लिंकअप करेगा 5 किलोमीटर, ये कहां से लेबर लेगा? वो उसी गांव से उठाएगा ना। यहाँ पे स्किल्ड लेबर जो है, ठीक है, वो कहीं बाहर से ला सकता है, लेकिन जैसे कि कूली भूती बोलते हैं हम नॉर्मल वर्ड्स में, लाइक अनस्किल्ड लेबर जो है, वो बाहर से क्यों लाएगा? वो उस गांव से ही लेगा, तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। अब अगर तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है लाइक वेजिटेबल्स का, तो गांव में बनता है कोल्ड स्टोरेज। ओके, कोल्ड स्टोरेज, वेजिटेबल्स को स्टोर करके रखने के लिए। क्लियर? ये सब गवर्नमेंट करा रहा है, ठीक है? तो जब कोल्ड स्टोरेज बनेगा तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग में भी कुछ लोग लगेंगे। जूनागढ़ में बन रहा है कोल्ड स्टोरेज, क्या लेबर भवानीपटना से आएंगे कि धर्मगढ़ से आएंगे? जूनागढ़ के लेबर्स काम करेंगे ना, मिला एम्प्लॉयमेंट। समझ में आ रहा है? गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सब गवर्नमेंट करता है। गवर्नमेंट और क्या क्या है? मिल्क कलेक्शन सेंटर्स रखा है, तुमको पता होगा।
क्लियर? मिल्क कलेक्शन ये गवर्नमेंट भी करता है या कुछ कुछ प्राइवेट कंपनी लाइक अमूल, ओमफेड, ये लोग भी करते हैं ये चीज़। वो गांव में एक मिल्क कलेक्शन सेंटर रख दिए, तो गांव में जितने लोग भी हैं जो कि फार्मिंग नहीं कर पा रहे और एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, लाइक डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, वो लोग अपना मिल्क लाके इस कलेक्शन सेंटर पे या कलेक्टर जो ऑफिस है वहां पे डिपॉजिट करेंगे, उनसे उसका अर्निंग होगा, फिनेंशियल कंडीशन बढ़ेगा, उनका बेटर होगा थोड़ा सा। गेटिंग मी? प्राइवेट में क्या कर सकते हैं? वी कैन ओपन आवर स्मॉल इंडस्ट्रीज वेयर वी आर ए वर्कर प्लस अलॉन्ग विद अस आवर 5 फ्रेंड्स विल वर्क, हमारे और 5 दोस्त काम करने वाले हैं। वी कैन ओपन शॉप्स, हम दुकान खोल सकते हैं जहां पे हम लोग 1 से 2 नौकर को हम रख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ टोटल इश्यू ऑफ गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हैं कि गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। हु टोल्ड यू? गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग, बट कैसे करेगा गवर्नमेंट इतना सारा काम? वो सबको अगर गवर्नमेंट जॉब देते ही रहेगा, एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ही देगा, तो हम लोग बैठ के खाएंगे बस क्या? पॉसिबल है? पहली बात तो हम लोग टैक्स की चोरी करते हैं। हर एक इंसान इंडिया में टैक्स जिसको भरना चाहिए वो नहीं भरता, तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जाएगा कहां से? गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल कैपिटल आएगा कहां से जो तुम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा? हर एक बात पे गवर्नमेंट को ब्लेम कर देना इज नॉट अ सॉल्यूशन। वी नीड टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, लाइक वी आर टॉट, एक्चुअली वी आर नॉट टॉट। एक्चुअली स्कूल्स में जितना भी सब्जेक्ट है ना, साइंस, मैथ, ये वो ठीक है, इसके साथ साथ एक प्रॉपर प्रोफेशनल इकोनॉमिकल सब्जेक्ट रहना चाहिए। दैट शुड बी कॉल्ड एज बिजनेस मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, और यू टेल इट एंटरप्रेन्योरशिप, तुम जो बोलते हो, ठीक है? तो वहां पे सिखाया जाना चाहिए। मेरा बहुत मन है कि मैं भी सिखाऊं, बट टाइम लैग करता है। हमारा जितना कोर्स है हम कवर करने में हमको टाइम लगता है। अगर तुम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट दोगे, जैसे कि मैं इतना पढ़ाया, तुम एक्स्ट्रा इतना पढ़ के आओगे, तो मेरा टाइम बचेगा। और तुमको अगर फ्यूचर में कुछ हेल्प चाहिए, क्लासेस हाउ द कोर्स खत्म हो गया, सर कैन यू हेल्प अस इन मैनेजिंग आवर करियर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑल्सो? हमको बिजनेस अभी कोई नहीं सिखाता, हमको साइंस सिखाते हैं, हमको मैथ सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद इट सम बेसिक इकोनॉमिकल थिंग्स वी शुड नो। क्लास 10th में थोड़ा बहुत मैं तुम्हें बताऊंगा इसके बारे में। क्लियर? तो यहाँ पे हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा बहुत तो तुमको आइडिया दिया हूँ, और तुम्हें थोड़ा चीज बता रहा हूँ। लाइक गवर्नमेंट का और भी कुछ इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट स्टार्ट्स मेनी स्कीम्स लाइक MGNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट। मेन मोटो क्या है इस एक्ट का? तो मैंने पढ़े हो, 100 डेज, मिनिमम 100 डेज ऑफ गारंटी वर्क तुमको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। क्लियर? मिनिमम 100 डेज ऑफ गारंटी वर्क तुमको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। अगर सोचो हर एक हाउस होल्ड से, फिर ऐसा नहीं कि हर एक इंसान को, एटलीस्ट हर एक हाउस होल्ड से एक। क्लियर? कम से कम अगर सोचो तुमको प्रोवाइड किया गया और तुम नहीं गए, इट्स योर फॉल्ट, तुमको सैलरी नहीं मिलेगा। लेकिन सोचो तुमको एनरोल किया गया है, लाइक मेरे को एनरोल किया गया, संजीव साहू MGNREGA में एनरोल हुआ है, तो अगर मुझे गवर्नमेंट सिर्फ 90 डेज का काम देता है, बाकी के 10 दिन अगर वो मुझे काम नहीं दे पाता है, तो बाकी 10 दिन का सैलरी जो है, जो भी है 100,000 रुपीज 10 दिन का या 2,000 रुपीज जो भी है, वो मुझे वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगा। वो मुझसे काम नहीं कराएगा, बल्कि वो मुझे पैसा दे देगा। क्लियर? एक साल में 365 दिन से 100 दिन वो तुम्हें काम देगा। ये गारंटी है एक हाउस होल्ड से कम एक लोग को, कभी कभी 2, कभी कभी 3 भी हो सकता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? और यहां पे 30% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। 30% जॉब अपॉर्चुनिटीज वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। क्लियर? उसके प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ओके, ये आता है। अब बैंक्स, हाँ एक और चीज बोलना भूल गया, बैंक्स ऑल्सो they should give cheap credits. Government should initiate banks or tell banks that they should give credits in cheap interest. फार्मर्स जो है मेनली गांव के मनी लेंडर या लार्ज फार्मर के पास जाते हैं पैसे लेने के लिए, और वहां पे वो लोग 20% 30% तक का इंटरेस्ट रिपे करते हैं, जिसकी वजह से कि उनको डेब्ट ट्रैप यानी क्या बोलते हैं, कर्ज में रहना पड़ता है, कर्ज में। ओके, डेब्ट ट्रैप, डेब्ट DEBT मतलब कर्ज में रहना पड़ता है उनको, तो जिससे कि उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर बैंक उनको 5% 6% इंटरेस्ट में लोन्स देना शुरू करे, तो वो सामान भी खरीद सकते हैं, लाइक इक्विपमेंट्स खरीद लिए, फर्टिलाइजर खरीद लिए, सीड्स खरीद लिए, ये सब खरीद के अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं,
जिससे कि प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट हो। क्लियर? हर एक सेक्टर में डेवलपमेंट का या इम्प्रूवमेंट का अलग अलग सिस्टम है कि यहाँ पे ऐसा होगा तो डेवलपमेंट होगा। प्राइमरी में गवर्नमेंट इनिशिएट कराना चाहिए। क्लियर? और सेकेंडरी और टर्शरी में अगर गवर्नमेंट नहीं भी करेगा तो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस है हमारा खुद का, ये भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? सो आई हैव गिवन यू ए ब्रीफ आइडिया। मैं लाइन वाइज तो नहीं गया, जितना मेरे को याद है बुक्स देख के उतना बता दिया, बट आई एम श्योर कि मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं बहुत कुछ छोड़ रहा हूँ। सो तुम ये पार्ट सुनने के बाद कि तुम्हारा पूरा सेक्शन तुम्हें लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे है वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। यहाँ से तुम्हें पूरा पढ़ना पड़ेगा, लाइन वाइज पढ़ो। और आज जूम मीट नहीं करेंगे क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो देने में, आई वॉज बिजी इन सम पर्सनल मेडिकल वर्क्स। तो रीड इट लाइन बाय लाइन। और कल तो मेरा क्लास नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम जब भी कोई डाउट है तुमको तो यू कैन गिव मी ए कॉल, आई विल एक्सप्लेन यू। बट ये तुम्हारा काम है कि तुम लाइन वाइज पढ़ो, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, सो रीड इट प्रॉपरली, आई विल सेंड द नोट्स एंड हैव अ गुड डे एवरीवन।